हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस, ठीक है। और इसमें आज साइंस सब्जेक्ट का पहला मॉडल पेपर है, ठीक है। और इस टाइमिंग यानी शाम के 5 बजे हम हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़ के अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। तो देखिए 3 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय, अति लघु और लघु उत्तरीय। 25 नंबर का आपका साइंस होता है, ठीक है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और जो बहुविकल्पीय होता है इसमें 5 प्रश्न पूछता है जो 5 नंबर का होता है, और अति लघु पूछता है जो 6 क्वेश्चन पूछता है जो 6 नंबर का होता है, और जो लघु उत्तरीय होता है वो 7 क्वेश्चन पूछता है जो आपका 14 नंबर का होता है, ठीक है। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है स्टेपिज, फीमर, टिबुला, टिबिया। तो बताइए फ्रेंड्स, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? ऑप्शन ई, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपसे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फीमर, ठीक है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है वो है फीमर, और सबसे छोटी अगर बात करें तो यहाँ पे स्टेपिज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि हमारे शरीर के किन अंगों में लासिका कोशिकाएं बनती है? यकृत, तिल्ली, अग्नाशय, वृक्क। तो हमारे शरीर के किन अंगों में लासिका कोशिकाएं बनती है? तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पे जो तिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हमारे शरीर यानी तिल्ली अंग में लासिका कोशिकाएं बनती है, यानी 2 का ऑप्शन नंबर ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या होती है 206, 207, 208, 201। तो वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या होती है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा 206, यानी वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या होती है 206। अगला जो आपका प्रश्न है कि एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एपीकल्चर है, 4 ऑप्शन है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपसे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मधुमक्खी पालन, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि मानव कपाल में हड्डियों की संख्या है 11, 8, 14, 7। तो मानव कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी है बताइए फ्रेंड्स? तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि मानव कपाल में हड्डियों की संख्या हो जाता है 8, ठीक है। ये आपको पूरा 5 बहुविकल्पीय प्रश्न था, खत्म हो गया। इतना ही आपके एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका अति लघु स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपका 6 क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो पहला आपका प्रश्न है कि क्लोरोफिल के 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? तो सबसे पहला तो इसका यही हो जाता है, इसका प्रमुख वर्ग की पत्तियों का रंग हरा होता है, और दूसरा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल के 2 प्रमुख कार्य हो गए। अगला जो आपका प्रश्न है कि वर्धी जनन की 2 विधियां बताइए। तो वर्धी जनन की जो विधियां है, पहला तो जड़ों द्वारा, यहाँ पे वर्धी जनन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वर्षी हो गया, यहाँ पे वर्धी रहेगा, ठीक है। वर्धी जनन यानी उदाहरण डहेलिया, शकरकंदी, और तनों द्वारा वर्धी जनन उदाहरण आलू, प्याज, ठीक है, हल्दी, लहसुन। तो ये वर्धी जनन की 2 विधियां हो गई, एक तो जड़ों द्वारा वर्धी जनन और दूसरा तनों द्वारा वर्धी जनन। जो जड़ों द्वारा वर्धी जनन होता है उसमें आपका डहेलिया आ जाता है, शकरकंदी आ जाता है, और जो तनों द्वारा वर्धी जनन उसमें आपका आलू आ जाता है, प्याज आता है, हल्दी आता है, लहसुन आता है। अगला आपका प्रश्न है कि जड़ के प्रकार बताइए। तो जड़ के 2 टाइप्स, मुसला जड़ और अपस्थानिक जड़। 4th आपका क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन की 2 विधियां बताइए। तो अलैंगिक जनन की जो 2 विधियां है, पहला विखंडन द्वारा, दूसरा कलिका द्वारा। प्रश्न नंबर 5वां है कि 3 कीटभक्षी पौधों के नाम बताइए। तो 3 कीटभक्षी पौधों के नाम में सबसे फर्स्ट जो आ जाता है ड्रोसरा, सेकंड नेफंथनीज, थर्ड यूट्रिकुलेरिया। यानी 3 कीटभक्षी पौधों के नाम, तो ड्रोसरा, ठीक है, ड्रोसेरा, नेफंथनीज और यूट्रिकुलेरिया, ये 3 कीटभक्षी पौधे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है कि सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। बीटीसी 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है, अथवा ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुष्प के मुख्य 4 भाग कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, ठीक है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग, ये क्या है? सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के भाग है या पुष्प के 4 भाग है? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। ये आपका पूरा अति लघु क्वेश्चन समाप्त होता है। अब देखिए यहाँ से आपका लघु 3 स्टार्ट होता है। पहला आपका प्रश्न है कि
पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं तथा पौधों में अनुकूलन हेतु क्या क्या विशेषताएं होती है। बीटीसी 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे आप सभी का आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर पाए जाने वाले जंतुओं का रंग प्रायः सफेद या हल्का होता है। यह रंग गर्मी को नियमित करने में सहायक होता है और पर्वतीय क्षेत्र के जंतु गर्मी एवं पतझड़ में बहुत खाते हैं और वसा के रूप में ऊर्जा को संकलित कर लेते हैं और कड़ी सर्दी में कुछ महीने तक ये सोए रहते हैं या शीतवास करते हैं और शीतवास में उनकी उपापचय की क्रिया काफी कमी आ जाती है और ठंडे स्थलों पर इनकी ऊंचाई कमी होती है और इनकी जो पत्तियां होती है वो कांटेदार तथा पतली होती है जिन्हें ये जल्दी जल्दी गिरा देती है और प्रायः इन क्षेत्रों में वृक्ष नहीं मिलते हैं क्योंकि अधिक ठंड के कारण ये जीवित नहीं बचते हैं। और आपने देखा भी होगा, यानी पर्वतीय क्षेत्र में आपने देखा होगा कि जो जंतु पौधे अनुकूलन के लिए क्या ये महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है। अगला जो आपका प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो जब किसी द्रव पदार्थ में चीनी को घोला जाता है तो द्रव के कणों के मध्य चीनी के कण समाहित हो जाते हैं, परंतु द्रव पदार्थ का आयतन नहीं बढ़ता है और अतः पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। हाँ फ्रेंड्स, ये ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर ये आपका हो जाएगा कि ये जो पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि क्या पदार्थ के कणों के बीच कोई रिक्त स्थान होता है या फिर नहीं। ठीक है, तो जब आप द्रव पदार्थ में चीनी को घोलेंगे तो आप वहां पे द्रव के कणों के मध्य चीनी के कण समाहित हो जाते हैं, लेकिन जो द्रव का पदार्थ का जो आयतन होता है वो नहीं बढ़ता है। ठीक है, जो आयतन होता है वो नहीं बढ़ता है, अर्थात पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि भंगुर तथा घातवर्धक पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, या फिर प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो देखिए, भंगुर पदार्थ उसे कहा जाता है जो किसी चोट के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होकर अंत में चूर्ण बन जाते हैं, जैसे कांच, कोयला, गंधक आदि। और घातवर्धक वे पदार्थ जिन्हें पीटने पर अथवा आप इसे आप कह सकते हो भंगुर, और एक होता है अभंगुर। ठीक है, तो वो क्या होता है, चद्दर के रूप में फैल जाता है और इन पदार्थों से तार खींचे जा सकते हैं, जैसे कि आपका तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। तो उदाहरण भी हो गया और इसका डेफिनेशन भी हो गया। अगला आपका प्रश्न है 5वां कि बिनना एवं फटकना पृथक्करण की विधियों को 100 उदाहरण सहित लिखिए। तो पृथक्करण की विधियां किसी मिश्रित पदार्थ के घटकों को एक दूसरे से अलग करने हेतु एक घटक के उन गुणों को जानना जरूरी है जो दूसरे घटक के गुणों से अलग हो। इसी गुण का उपयोग करते हुए पृथक्करण की विधियों का चयन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया भिन्ना एवं फटकना पृथक्करण की विधियों को 100 उदाहरण लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भिन्ना हमने लिखना छोड़ दिया है। तो देखिए भिन्ना में क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए हम बता दें, जब किसी अनाज में, ठीक है, जब किसी अनाज में कुछ अनावश्यक कंकड़ पड़ जाते हैं तो हम उसको अलग करने का जो विधि इस्तेमाल करते हैं वो भिन्ना विधि इस्तेमाल करते हैं। और उसी प्रकार यहाँ पूछा है कि फटकना पृथक्करण की, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फटकना, यानी अगर आपके गेहूं में भूसा पड़ जाता है तो उसको हम फटक के निकाल देते हैं। ठीक है, या फिर चावल में कुछ अनाज में ऐसे कुछ हल्के पदार्थ पड़ जाते हैं जिनको हम फटक कर अलग कर सकते हैं। तो इसमें आपका फटकना में जो उदाहरण हो जाएगा गेहूं में भूसे का पड़ जाना, और बिन्ना में अनाज में अनावश्यक, यानी आप लिख सकते हो गेहूं में कंकड़ का पड़ जाना। ठीक है, तो उसको हम बीन कर भी अलग कर सकते हैं, या चावल में कंकड़ का पड़ जाना। तो ये उदाहरण सहित आप सभी को हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, स्पष्ट कीजिए। तो पदार्थ की अवस्थाएं, प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं उनको जहां रखा जाए वे उसी स्थान पर उसी अवस्था में रखे होते हैं तथा अपना आकार तथा आकृति नहीं बदलते हैं। लेकिन द्रव में ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आकार निश्चित होता है, लेकिन जो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। द्रव ऐसे पदार्थ है जिनका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आयतन निश्चित होता है लेकिन जो उनकी आकृति है वो निश्चित नहीं होती है। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आकार एवं आकृति दोनों ही निश्चित नहीं होती है। अतः पदार्थों को आकृति एवं आकार के
आधार पर 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस की जो परिभाषा होती है, ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तथा आकृतियां दोनों ही निश्चित होती है उनको ठोस पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, पत्थर, पीतल, बर्फ etc। द्रव पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, उन पदार्थों को द्रव पदार्थ कहा जाता है। और इन पदार्थ को जिस आकार के बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, इनका आयतन नहीं बदलता। एग्जाम्पल के लिए जल, तेल, दूध, पारा etc। गैस अवस्था वे पदार्थ जिनके आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं और उन पदार्थों को गैसीय अवस्था कहा जाता है। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उन्हीं का आयतन एवं आकृति ग्रहण कर लेते हैं, यथा वायु, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड etc। तो फ्रेंड्स, ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप एग्जाम के समय, पेपर देते समय कोई भी प्रेशर नहीं होगा और आपका पेपर जो है बहुत ही बेस्ट जाएगा और आपका मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो पीडीएफ है मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी रात के। और जो टेलीग्राम चैनल का नाम है वो इसी चैनल का नाम है अपडेट विद काजल। अब सिंपल क्या करना है, प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।